हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 241 कच्चे रिश्ते। श्रेया निहाल अर्नव के घर में थी, जहां आज अर्नव बबली यानी कि भाविका को अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए लाया था। अर्नव और बबली ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला तो ले लिया था, लेकिन अपने माँ बाप का आशीर्वाद उन्हें अभी तक नहीं मिला, और उनकी इसी कोशिश में उनके दोस्त श्रेया और निहाल उनकी मदद करने के लिए यहाँ मौजूद थे। बबली का पहले भी डिवोर्स हो चुका था और यही मुद्दा सबके बीच में डिस्कस हो रहा था। आखिरकार बबली ने अर्नव की मां के साथ कुछ समय अकेले बात कर ली थी और अब उसे अपना फैसला सुनाना होगा। क्या उसके परिवार से मिलने के बाद अब भी बबली अर्नव से शादी करना चाहती थी? बबली ने काफी सोच समझ कर कहा, अर्नव, मैंने आंटी तुम्हारी मॉम से बात करके तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बारे में बहुत चीजें समझी है। इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं थोड़ी स्ट्रेस जरूर हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे शादी करने के मेरे ख्याल को रोक सके। इसलिए हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बबली के मुंह से हाँ सुनकर अर्नव ने अपना चेहरा ढक लिया। उसे अब तक काफी टेंशन हो रखी थी और अब उसका पूरा शरीर राहत में डूब रहा था। उसने जोर की सांस ली और सीधा जाकर भाविका को हग कर लिया। निहाल और श्रेया भी खुश होकर एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुराने लगे। सच तो ये है कि उन्हें मालूम था कि बबली और अर्नव को आखिर में एक साथ होना ही था, लेकिन ये इतनी आसानी से एक मीटिंग में ही हो जाएगा ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अर्नव के मम्मी पापा भी अब सबको मिठाई खिलाने लगे और चारों तरफ कॉन्ग्रेचुलेशन सुनाई दे रहा था। जल्द ही वो चारों यानी कि अर्नव, बबली, श्रेया और निहाल अर्नव के घर से निकल गए और चारों फिर से निहाल की गाड़ी में बैठ चुके थे। सभी के मन में खुशी दौड़ रही थी और वो सब बेहद रिलैक्स हो गए थे। फाइनली एक शादी हो रही है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। थैंक्स बबली मुझे ये खुशी देने के लिए यार, सीरियसली। श्रेया ने बबली के हाथ को पकड़ के कहा। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत खुश थी। श्रेया को लगता है कि बबली के लिए अर्नव से बेहतर और कोई है ही नहीं। वहीं अर्नव भी श्रेया को एक बहुत ही अच्छी दोस्त मानता था और इसीलिए उसने श्रेया से कंप्लेंट करते हुए कहा, ये गलत बात है श्रेया जी, अब आप शादी में क्या सिर्फ भाविका जी की तरफ से ही आएंगी? जबकि मैं भी अपनी शादी में बारातियों में आपको गिनना चाहूंगा। जैसे निहाल सर मेरी तरफ से आएंगे। हाँ तो मैंने कहाँ मना किया है? मुझे तो दोनों ही तरफ से शादी के लड्डू खाने हैं, श्रेया ने मस्ती भरे अंदाज में कह दिया। सुनो, शादी का लड्डू खाने का मतलब होता है शादी करना, न कि शादी में सच के लड्डू खाना। तो अपने शब्दों को जरा ढंग से चुनो, कहीं लोगों को गलतफहमी ना हो जाए, निहाल ने कहा। इसका जवाब देते हुए श्रेया बोली, अच्छा लोगों को कैसे गलतफहमी होगी? और ये कौन लोग हैं जिन्हें गलतफहमी होगी? इन लोगों का नाम सिर्फ शेरगिल ही हो सकता है। निहाल ने ये टॉन्ट सुनकर श्रेया को यूं देखा जैसे वो उसकी माँ का मजाक उड़ा रही है, पर श्रेया ने भी नजरें मिलाते हुए निहाल को आंखों ही आंखों में जवाब दे दिया। दोनों के बीच बराबरी की टक्कर थी। जितनी उत्सुकता से निहाल श्रेया से शादी करना चाहता था, उतनी ही उत्सुकता से श्रेया निहाल से शादी के बंधन में बंध जाने से कतरा रही थी। माय गॉड, तुम दोनों का ड्रामा ना कभी खत्म नहीं होगा, सीरियसली, बबली ने मामले को सामने लाते हुए कह दिया। पर फिर श्रेया ने तुरंत ही टॉपिक चेंज करते हुए कहा, एग्जैक्टली, तो क्यों ना हम तुम दोनों पर फोकस करें। गाइस, तुम एक दूसरे से शादी करने के एक स्टेप और करीब आ गए हो, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और आई लाइक दैट आइडिया। पर कैसे? निहाल ने श्रेया की बात को तूल देते हुए कहा। भाविका जी आप बताएं, आपको आज की रात कैसे सेलिब्रेट करनी है? अर्नव ने अपनी होने वाली पत्नी से उसकी मर्जी पूछ ली तो बबली ने बिना ज्यादा सोचे ही कहा, देखो, सेलिब्रेशन तो होता रहेगा, लेकिन आज तुम्हारी मॉम से मिलकर मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने का मौका मिला है। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ अर्नव, इसलिए मुझे कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। क्यों ना हम सब आइसक्रीम खाने चले? बोरिंग, निहाल ने तुरंत कह दिया, पर फिर श्रेया ने अपनी दोस्त का साथ दिया।
प्लीज आइसक्रीम खाना कभी भी बोरिंग नहीं हो सकता और हम वही करेंगे जो बबली चाहती है। लेट्स गो निहाल। निहाल भी गाड़ी भगाते हुए उन सभी को चंडीगढ़ शहर के सबसे अच्छे आइसक्रीम पार्लर में ले आया। यहाँ आइसक्रीम के कई फ्लेवर मिलते हैं, पर फिर भी निहाल ने श्रेया से कहा कि वो उसके लिए कोई आइसक्रीम का फ्लेवर सेलेक्ट कर दे। आइसक्रीम के कप के आते ही चारों दोस्त उस कप को टकराकर ही चीयर्स बोल पड़े। टू अर्नव एंड भविका, श्रेया ने चीयर्स करते हुए कहा। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन अर्नव। टू बी ऑनेस्ट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझसे पहले तुम्हारी शादी हो जाएगी। निहाल ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन अर्नव शर्मा गया। मुझे भी यही लगा था सर। अर्नव के इस सीधे जवाब को सुनकर सभी को निहाल के लिए अफसोस सा हुआ, लेकिन दोस्ती यारी में सब हंस पड़े। निहाल ने भी इस मजाक को मजाक की ही तरह ले लिया, क्योंकि निहाल श्रेया के आने से पहले तो शादी को लेकर सोचा भी नहीं करता था। इसके बाद वो चारों ही आइसक्रीम की शॉप से निकल गए, अपने हाथ में अपने अपने कप को थामे हुए, और वहीं पास की लेक के किनारे चलने लगे। अब यू वॉक करते हुए अर्नव और बबली अपनी ही धुन में अकेले आगे निकल गए, जब श्रेया और निहाल दोनों के ही ये समझ में आया कि उनके दोनों दोस्तों को, यानी कि इस नए कपल को, अकेले समय बिताने की जल्दी थी। हमें इन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए, है ना? निहाल ने जैसे ही ये कहा, वैसे ही श्रेया पलट के दूसरी तरफ चलने लगी। मैं भी यही सोच रही थी। जल्द ही श्रेया और निहाल अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए थे, और अब गाड़ी में बैठते ही दोनों खूब जोर से हंसने लगे। वो इस बात पर हंस रहे थे कि उन दोनों ने ही पहले ये नहीं समझा कि बबली और अर्नव को अकेले समय बिताने की जल्दी थी, और वो दोस्ती यारी में उनके साथ ही घूमते रह गए। देखो, मैं तो वैसे भी इन सब चीजों को समझ पाने में बुरा हूँ श्रेया, लेकिन तुम्हें पहले समझ जाना चाहिए था। आई नो, मैंने सोचा कि बबली इतनी सॉर्टेड है कि वो हमें मुंह पर कह देगी कि उसे कंपनी नहीं चाहिए, लेकिन वो तो सीधा अर्नव को लेकर हमसे दूर ही निकल गई, जैसे हम उसका पीछा कर रहे थे। मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ। हाँ, वो तो तुम्हारे लाल गालों से ही दिख रहा है, निहाल ने श्रेया को और भी शर्माने पर मजबूर करते हुए कहा। स्टॉप इट निहाल, श्रेया ने दूसरी तरफ नजर फेर ली और गाड़ी में इधर उधर देखने लगी। तभी श्रेया की नजर उस गाड़ी की पिछली वाली सीट पर पड़ी, जहां अब भी 2 पिलो यानी कि तकिए पड़े हुए थे। निहाल, तुम्हारी गाड़ी में तकिए क्यों रखे हुए हैं? ओ वो कुछ भी नहीं है, निहाल ने बात को जल्दी खत्म करते हुए कह दिया। कुछ भी नहीं है मतलब? ये तकिया है, ये अक्सर हमारे बिस्तर पर पाया जाता है, जिस पर सर रखकर हम सोते हैं। लेकिन ये तकिए तुम्हारी गाड़ी में क्या कर रहे हैं? लेकिन कहीं ना कहीं श्रेया को अपने सवाल का जवाब भी खुद ही मिल गया था। बबली ने श्रेया को बताया था कि एक बार निहाल उसके घर के बाहर सोया हुआ मिला था, तो क्या ये मुमकिन है कि निहाल अक्सर ऐसा ही करता है? पर निहाल के लिए ये मान लेना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने बात को घुमाते हुए कह दिया, नहीं, ये तो मेरा नहीं है, ये अदा का है, शायद गाड़ी में ही छूट गया होगा। अदा। निहाल के मुंह से पहली बार श्रेया किसी दूसरी औरत का नाम सुन रही थी, और ये नाम सुनते ही श्रेया ने महसूस किया कि उसका शरीर अपने आप में थोड़ा सिमट सा गया था। उसके शरीर में टेंशन की लहर दौड़ पड़ी थी। निहाल ने भी ये भांप लिया और फिर श्रेया की आंखों में देखकर बोल पड़ा, शी इज नो वन। श्रेया, वो जरूरी नहीं है, बस एक लड़की है जिसकी मदद मैं कर रहा हूँ। श्रेया की आंखों में देखकर जब ये बात निहाल ने कही थी, तो श्रेया को निहाल पर यकीन हो गया। निहाल की आंखों में सिर्फ सच्चाई थी, लेकिन श्रेया के दिमाग में अब भी कई और सवाल थे। तो कैसी मदद कर रहे हो तुम इस अदा की? श्रेया को जालस होता देखकर निहाल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने अदा का नाम जानबूझकर नहीं लिया था, लेकिन अब श्रेया के इस उखड़े चेहरे को देखकर और उसके दिल में जलन की बू को सूंघकर निहाल को ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया उसके बारे में फिर से सोचने लगी थी। अदा एक यंग लड़की है, लेकिन रौनक और उसका गैंग इस लड़की का इस्तेमाल कर रहा था। गरीबी से मजबूर थी अदा, लेकिन अब वो ठीक है। मैंने उसे और उसके भाई को अपने घर नौकरी पर रख लिया है। श्रेया को जैसे अब उस लड़की का चेहरा याद आया जिससे वो संगीत वाली रात और रौनक की बैचलर पार्टी में टकराई थी, और जिसे निहाल के बारे में काफी कुछ पता था।
निहाल, तुमने पार्टी में मिली इस लड़की को सीधा अपने घर में ही काम दे दिया। क्यों, तुम्हारे ऑफिस में लोगों की जरूरत नहीं थी क्या? निहाल श्रेया के इस सवाल से थोड़ा हैरान हुआ। नौकरी में घर में दूं या ऑफिस में, इससे क्या फर्क पड़ जाता है श्रेया? फर्क पड़ता है निहाल। उस लड़की के बारे में सोचो, उसने अगर रौनक जैसे लड़कों के अब्यूज को सहा है तो उसे तुम पर भी तो ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा ना। ऐसे में उसे नौकरी देना, और वो भी अपने घर पर, वो तुम्हें मना भी तो नहीं कर पाएगी ना। श्रेया की आवाज हर शब्द के साथ थोड़ी ऊंची होती जा रही थी और निहाल को उसके आवाज से उसकी टेंशन का पता चल रहा था। रिलैक्स श्रेया, ये इतनी बड़ी बात तो है ही नहीं जितना तुम उसे बना रही हो। हाँ, मैं ही गलत हूँ। निहाल, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो और फिर तुम भी घर चले जाओ। अरे श्रेया, क्या हो गया है तुम्हें यार? मैंने किसी की मदद की है। मैंने ये नहीं सोचा कि घर सही रहेगा या ऑफिस, लेकिन तुम तो इस तरह से बर्ताव कर रही हो जैसे मैं भी रौनक की ही तरह उसे अब्यूज कर रहा हूँ। निहाल भी अब डिफेंसिव हो गया था क्योंकि उसने अदा की मदद एकदम साफ मन से की थी और अपने डिसीजन पर वो इस तरह के सवाल नहीं सह पा रहा था। आखिर में श्रेया और निहाल ने इस बारे में इसके आगे बात ही नहीं की और चुपचाप एक लंबी ड्राइव करके निहाल ने श्रेया को उसके घर यानी कि मल्होत्रा कोठी पर छोड़ दिया और श्रेया भी उसे बाय किए बिना ही अंदर चली गई और दोनों के बीच में एक बार फिर एक खटास भरा रिश्ता बन गया। निहाल भी इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर अपने घर लौट आया। श्रेया पहले से ही इरिटेटेड थी, इसलिए जब वो कोठी के अंदर आई तो वो सीधा अपने कमरे में चली आई। यहाँ आकर उसने पाया कि उसका बिस्तर खाली था, यानी कि वंश यहाँ नहीं था। श्रेया ने बाहर जाकर अपने बाऊजी और बेबे के कमरे में चेक किया तो वंश को उनके साथ सोते हुए देख लिया। वंश को यूं चैन से अपनी नानी के सीने से लगकर सोता देख जैसे एक बार में ही श्रेया का सारा गुस्सा पिघल गया और उसका दिल एक बार फिर संभल गया। उनके कमरे का दरवाजा बंद करके श्रेया चुपचाप दबे पांव किचन में आ गई और पीने के लिए थोड़ा दूध ढूंढने लगी, लेकिन आते ही उसे सामने नताशा दिख गई जो किचन में अकेली बैठी थी। नताशा को देखकर ही लग रहा था जैसे वो बहुत नाराज हो और अभी अभी झगड़ा करके किचन में आई है। ऐसे में श्रेया उसे देख रही थी। क्या हुआ, मैं कोई म्यूजियम का पीस हूँ क्या? नताशा ने गुस्से में कहा। उसकी ये टोन सुनकर ही श्रेया पीछे हट गई और उसने अब नताशा की तरफ देखा भी नहीं। श्रेया एक बार फिर झगड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन नताशा को तो श्रेया को नीचा दिखाने का मन था, वरना उसका गुस्सा कम कैसे होता। भले ही नताशा रौनक पर गुस्सा थी, लेकिन श्रेया को छोटा दिखाकर उसके मन को सुकून तो जरूर मिलता। इसलिए नताशा ने अब अपने फोन पर एक वीडियो शुरू किया और उसे बड़े ही जोर से चला दिया। इतनी जोर से कि दूर फ्रिज के पास खड़ी श्रेया भी सब सुन पा रही थी। और आखिरकार श्रेया ने सुन लिया कि इस वीडियो से आने वाली आवाज और किसी की नहीं बल्कि निहाल शेरगिल की थी। श्रेया निहाल से जुड़े किसी भी वीडियो को देखना चाहती थी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखकर किचन से बाहर जाने की कोशिश की, पर नताशा ने उसके रास्ते में टांग अड़ाते हुए उसे रोक लिया। क्यों श्रेया, तुम्हें नहीं देखना ये वीडियो? एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें मैसेज में भेज देती हूँ ये वीडियो। पर श्रेया ने अपने पैरों को ऊंचा उठाकर नताशा को क्रॉस किया और कहा, खुद पर फोकस करो नताशा। तुम भी जानती हो कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। रौनक तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। अभी भी मौका है, उसे छोड़ दो। और इतना कहकर श्रेया किचन से बाहर निकल गई, पर बाहर आकर उसे अपना फोन खोलकर उस मैसेज को देखना ही था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस वीडियो में निहाल और उस लड़की अदा को एक साथ देखेगी। एपिसोड 242 शादी पक्की। श्रेया ने नताशा के भेजे हुए वीडियो में निहाल को देखा था और इसीलिए उस पूरे वीडियो को वहीं नीचे हॉल में देखने की जगह वो भागकर अपने कमरे की तन्हाई में आ छुपी थी। श्रेया ने अब धीरे से उस वीडियो को फिर से चलाया। उस वीडियो में देखकर ऐसा लग रहा था कि निहाल और अदा किसी बाथरूम में बंद थे और फिर काफी शोरगुल के बीच एक साथ उस बाथरूम से निकले। निहाल ने बाहर निकलकर अदा के गालों पर एक किस भी किया। श्रेया ये देखकर काफी चौंक गई।
आज ही अदा का सामान निहाल की गाड़ी में उसे मिला था और फिर आज ही इस वीडियो का भी श्रेया के सामने आना। श्रेया निहाल की बातों पर भरोसा कर तो रही थी, लेकिन फिर इस वीडियो को देखकर उसे ये समझ में आया कि निहाल और अदा का रिश्ता इतना सरल भी नहीं है। श्रेया ने फोन से अपने उस वीडियो को डिलीट कर दिया क्योंकि वो बार बार उस वीडियो को देखना ही नहीं चाहती थी। और फिर श्रेया ने अपनी आंखें बंद करके रात को सोने की बहुत कोशिश की। इस पूरे समय श्रेया को एक बार भी ये नहीं सूझा था कि हो सकता है निहाल खुद ही गाड़ी में सोया करता था और इसलिए श्रेया ने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर नहीं देखा। लेकिन अगर वो देखती तो शायद आज देख पाती कि निहाल की गाड़ी उसके घर से कुछ ही मीटर दूर खड़ी थी और निहाल उसी तकिए पर सर रख के रोज की तरह यहाँ सोने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन आज निहाल का भी मूड इसी बात से उदास था कि उसकी अभी अभी श्रेया से बहस हो गई थी। खैर, आशिकों के दिलों को सुकून की हवा मिल जाए ऐसा उनके दिल को बहुत कम ही नसीब होता है। श्रेया और निहाल ने भी यूं ही बड़ी ही अजीब सी रात गुजारी, जहां श्रेया को निहाल के बारे में कई ऐसे सपने आ रहे थे जो उसकी सांसों और धड़कन को तेज कर दे रहे थे। वहीं निहाल को श्रेया को हक करने का मन कर रहा था और यूं ही सपने में हाथ बाते हुए वो अपनी गाड़ी की सीट से भी गिर गया और उसकी नींद टूट गई। अगले दिन सुबह सुबह निहाल अपनी गाड़ी लेकर शेरगिल मैंशन में लौट गया था, इसलिए सुबह जब बाउजी और श्रेया एक साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उन्हें निहाल की गाड़ी नहीं दिखी। कल रात को श्रेया भी ठीक से सो नहीं पाई थी और इसलिए आज सुबह के 6 बजे जब उसके बाउजी मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे थे तो श्रेया भी वहीं हॉल में मौजूद थी। उसे जगा हुआ देखकर बाउजी ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। और क्योंकि श्रेया अपनी बाउजी की हर बात के लिए 5 साल से तरस चुकी थी, इसलिए वो झट से उठकर तैयार भी हो गई। बचपन में भी श्रेया यूं ही अपने बाउजी के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाया करती थी और तब उसके बाउजी उसको खूब दौड़ाते थे। लेकिन आज दोनों के बीच में बराबरी थी, बल्कि श्रेया के बाउजी के भागने की स्पीड उम्र के साथ ही थोड़ी कम हो गई थी। लगभग 1 घंटे तक दोनों अपनी बड़ी सी कॉलोनी के चक्कर काटकर मल्होत्रा कोठी लौट चुके थे और गार्डन में पहुंचकर आखिर में बाउजी हौंफते हुए कुर्सी पर बैठ गए। पुत्र, मुझे थोड़ा पानी ला दे, उन्होंने कहा और श्रेया दौड़कर उनके लिए पानी ले आई। ओ, आज तेरे साथ गया था ना, इसलिए थोड़ी जल्दबाजी कर दी मैंने। मुझे अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा धीरे ही चलना चाहिए था, अपनी सांसें कंट्रोल में करते हुए जगदीप जी ने जोर से कहा। पर श्रेया अपने बाउजी को थका हुआ देखकर उदास हो रही थी और फिर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उसने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो बाउजी? अब भी आप में बहुत ताकत है। सांस तो मेरी भी फूल गई थी, शायद हम दोनों को ही थोड़ा आराम से काम लेना चाहिए। अपनी बेटी के मुंह से ये शब्द सुनकर जगदीप जी ने उसके सर पर हाथ रख के कहा, बेवकूफ हूं मैं जो इतनी प्यारी बच्ची को खुद से दूर कर दिया था मैंने। वाहेगुरु मुझे इसकी सजा जरूर देगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाऊजी? देखो अब मैं यही तो हूँ, और अब से हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। श्रेया की इस बात को सुनकर जगदीप जी का सर झुक गया और उन्होंने कहा, यही तो मैं नहीं चाहता हूँ पुत्र, जो बीत गया वो बीत गया है पुत्र, उसे छोड़ने के लिए मैं भी तैयार हूँ, और चाहता हूँ कि तू भी उसे छोड़ दे और भूल जा। तो समझो भूल गई बाऊजी। श्रेया ने भी झट से अपने पिता की बात मान ली, लेकिन उसके पिता की बात अभी आगे भी बाकी थी। तो पुत्र, बात ऐसी है कि मैं तेरी फिर से शादी करवाना चाहता हूँ। श्रेया उन्हें टोकने के लिए कुछ कहती, लेकिन उसके बाऊजी ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए उसे टोक दिया। नहीं पुत्र, इस बारे में मैं कोई और बात नहीं सुन सकता। मैं और तेरी बेबे बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन हम कमजोर बिल्कुल नहीं है। हम आज भी ये देख सकते हैं कि हमारी बेटी को किस बात की जरूरत है, और तुझे जरूरत है अपना खुद का घर बसाने की। लेकिन क्यों बाऊजी? मुझे किसी के साथ अपना घर नहीं बसाना। मेरा घर आप लोगों के साथ क्यों नहीं बस सकता है? श्रेया ने जिद करते हुए विनती की। ओह, ऐसा नहीं होता पुत्र, बच्चे को माँ बाप के साथ ही पूरी जिंदगी काटनी होती तो वाहेगुरु सबके साथ वैसा ही करते ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, तुझे अपना परिवार बनाना है और फिर तेरे बेटे को भी उसका परिवार बनाना होगा। वो भी तेरे सहारे तो पूरी जिंदगी नहीं काट सकता ना। और ये सब परवरिश की बात है, जो एक माँ और बाप मिलकर अपने बच्चे को देते हैं। तू समझ रही है ना?
श्रेया सब समझ रही थी और ये भी कि ये बात अब किस दिशा में जा रही थी। उसके बाऊजी ने बड़े प्यार से उसे देखकर कहा, पुत्र तू अब निहाल से शादी कर ले। श्रेया ने ये सुनते ही अपनी नजरें झुका ली। ये क्यों कह रहे हो आप बाऊजी? क्योंकि पुत्र वो तेरे बेटे का बाप है, उसका बाऊजी है वो, और ये कभी नहीं बदलने वाला। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लड़का मुझे और तेरी बेबे को भी तेरे लिए बहुत पसंद है। क्या तेरे पास कोई खास कारण है उससे शादी ना करने का? क्योंकि अगर उस लड़के में कोई बुराई है तो तू खुलकर मुझसे कह सकती है। नहीं, उसमें कोई बुराई तो नहीं है बाऊजी। लेकिन वेकिन नहीं पुत्र, मैं समझता हूँ तेरा दिल पहले भी टूटा है। तेरी बेबे ने भी मुझसे कहा कि श्रेया को थोड़ा समय चाहिए, लेकिन मेरा मानना कुछ और है। मैं अपनी समझ के बारे में तुझे बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे भी बताना होगा कि क्या तू मेरी बात पर और मुझ पर भरोसा करती है। श्रेया ने तुरंत हामी भरते हुए सर हिला दिया। हाँ बाऊजी, मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ। आपने बहुत जिंदगी देखी है और बचपन से आपने हमें जो भी सिखाया है वो कहीं ना कहीं हमारे काम जरूर आया है। इस बात पर मुस्कुराते हुए जगदीप जी ने कहा, देख पुत्र, जब तेरी माँ यानी कि मेरी पहली पत्नी बानो जी हमें छोड़ के चली गई थी, तो मैं जानता था कि तेरे लिए बिना माँ के बड़े होना बहुत मुश्किल होगा। मैं ये भी जानता था कि मुझे दूसरी शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था। तेरी माँ मेरे दिल और दिमाग पर छाई हुई थी। मेरे पहले के कुछ दिनों में उसने मेरा खूब साथ दिया था, और उसे भुला देना या उसकी जगह किसी और के दे देना मुझे सही नहीं लगता था पुत्र। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मेरा दोबारा शादी कर लेना मेरे बारे में तो था ही नहीं, वो तो तेरे बारे में था। वो तुझे एक नई माँ देने के बारे में था, तेरी परवरिश अच्छे से कर पाने के बारे में था। आज का जमाना बदल गया है, मैं मानता हूँ पुत्र। कई लोग अकेले ही एक बच्चे को बड़ा कर लेते हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि ऐसा ही किया जाए। एक पढ़ी लिखी इंसान होने के नाते ये तू भी जानती है कि एक से भले दो होते हैं। फिर तू क्यों संसार के इस नियम के विरुद्ध जा रही है पुत्र? श्रेया ने अपने पिता के मुंह से अपनी मां के गुजर जाने का जिक्र शायद ही पहले कभी सुना था, इसलिए आज उनके जज्बातों को पूरी तरह से जानकर श्रेया को भावुक तो होना ही था। उसके पिता ने अपनी जिंदगी को श्रेया की बेहतरी के लिए किस तरह से बदल लिया था। क्या श्रेया सेल्फिश है जो अपने बारे में तो सोच रही है लेकिन अपने बेटे वंश के बारे में नहीं? जो भी हो, श्रेया के बाऊजी की बातें उसके दिल पर काफी भारी तरह से बैठ गई थी, और श्रेया को इन्हें समझने के लिए थोड़ा और समय चाहिए होगा। इसलिए फिलहाल के लिए श्रेया ने कहा, बाऊजी, मैं ना समाज के खिलाफ जाना चाहती हूँ और ना ही आपके, बल्कि मैं आपकी बात पर खुलकर गौर करूंगी। लेकिन एक बात बताए बाऊजी, कि जब आप बेबे से शादी करने के लिए तैयार हुए थे तो क्या आपका दिल घबरा नहीं रहा था? क्योंकि आप बेबे को जानते भी नहीं थे। अगर वो कोई और निकलती तो, अगर वो आपकी बेटी को प्यार नहीं दे पाती तो, क्या इन बातों का डर आपको कभी नहीं सताता था? इसी कारण तो मैं दूजी शादी के बारे में सोचता भी नहीं था पुत्र। पर तेरी दादी थी ना, वो बहुत समझदार थी। वो जानती थी कि अक्सर हम इंसान जज्बातों के बारे में इतना सोचने लगते हैं कि खुद ही खुद को कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए जिंदगी में जब इतने बड़े फैसले लेने पड़ते हैं ना, तब खुद पर नहीं बल्कि किसी और पर भरोसा करना पड़ता है, और मैंने तेरी दादी पर भरोसा करके ये फैसला लिया था। उन्होंने मुझसे कहा था, पुत्र, तेरे लिए मैं बहुत ढूंढ कर लड़की लाऊंगी, और अगर मेरी चॉइस गलत निकली तो वो मेरी जिम्मेदारी। फिर चाहे तू कभी जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करना। अपनी माँ को इतना कॉन्फिडेंट देखकर पुत्र मैं भी राजी हो गया, क्योंकि अगर उन्होंने शादी के लिए लड़की ढूंढने का काम मेरे मत्थे छोड़ा होता तो आज इस घर में सिर्फ मैं और तू ही अकेले होते। श्रेया ने बाऊजी की प्यारी सी कहानी को सुनकर अपना सर बाऊजी के पैरों पर टिका लिया। कितना कुछ सीखने को मिलता है अपने बुजुर्गों से, और श्रेया की जिंदगी में ये बुजुर्ग पिछले 5 साल से थे नहीं। इसीलिए आज उनके होने का श्रेया को इस तरह से एहसास हो पा रहा था। श्रेया खुद को बहुत लकी मानकर अपने बाऊजी से कहती है, आप बहुत ब्रेव हो बाऊजी। अब मुझे देखना है कि मैं भी आपकी पुत्र हूँ कि नहीं। क्या आप मुझे थोड़ा समय देंगे? बाऊजी ने श्रेया के सिर पर हाथ फेरते हुए कह दिया, ठीक है पुत्र, लेकिन समय मांगकर तू मेरे धैर्य की परीक्षा मत लेना। श्रेया ने कहा, पक्का वादा?
और फिर श्रेया अपने बाऊजी को छोड़कर घर के अंदर आ गई। आखिर उसने कल रात से वंश को भी नहीं देखा था। श्रेया को देखते ही वंश का मंकी रूप बाहर आ जाता था और इसलिए अब वंश ने श्रेया के गले में झूलकर कहा, मम्मा हम ड्रीम्स क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं इसका जवाब तो मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन ड्रीम्स देखना अच्छी बात होती है। श्रेया इतना ही जवाब दे पाई वंश को। अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो क्या मैं आपको अपना अच्छा वाला ड्रीम बताऊं? वंश की आंखें बड़ी हो गई थी और उसके चेहरे पर काफी उत्साह था। हाँ बिल्कुल बताओ तुम मुझे अपना अच्छा वाला ड्रीम। वंश ने फिर मुस्कुरा कर और थोड़ा सा शर्मा कर कहा, मैंने ड्रीम में देखा कि डैड और आपकी शादी हो रही है, जैसा हमने मूवी में देखा था ना उस दिन टीवी पर, ठीक वैसे ही, और आप रेड कलर के गाउन में बहुत प्रीटी लग रही थी मम्मा। श्रेया का मुंह ना जाने क्यों छोटा हो गया, शायद अब उसे खुद पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर महसूस हो रहा था। वंश को भी श्रेया का ये मूड बदलना दिखाई दे गया और उसने चिंता करते हुए अपने कान पकड़ लिए, सॉरी मम्मा, मैंने आपको हर्ट किया ना? पर वंश को यूं बेचैन पाकर श्रेया ने उसे गले से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, मैं हर्ट नहीं हुई हूँ। आप कभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते जिससे मम्मा हर्ट हो जाए, ओके? और जहां तक रही सपने की बात तो आपका सपना बहुत सुंदर था और अब जब हम सोकर उठ चुके हैं तो हमें सपने से बाहर निकलकर स्कूल के लिए तैयार हो जाना चाहिए, है ना? श्रेया वंश के कपड़े उतार के उसे बाथरूम में नहाने के लिए भेज रही थी और इस टॉपिक को खत्म करना चाहती थी कि तभी पीछे से बेबे ने उन दोनों को आवाज लगाते हुए कहा, स्कूल तो वो चला जाएगा लेकिन उसका देखा हुआ सपना इतना भी खराब नहीं है, क्यों श्रेया? बेबे आप भी? हाँ बेबे भी अब तुझे यही कहने आई है जो तुझे तेरे बाऊजी ने कहा है। पर श्रेया ने अपनी बेबे के हाथ को थामकर उन्हें रोका और फिर वंश को देखकर कहा, वंश, अब तुम नहाकर जल्दी से आ जाओ और मैं आपका टिफिन रेडी करती हूँ, ठीक है ना? ओके मम्मा, कहकर वंश अंदर चला गया लेकिन उसने जाते हुए अपने नानी यानी कि जमुना जी को आंख मार कर यूं देखा जैसे वो दोनों नानी और नाती नहीं बल्कि दोस्त हो। एपिसोड 243 डू अलग परिवार। श्रेया के ऊपर हर पल प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। तर्क वितर्क की बातें भी यूं चल पड़ी थी कि श्रेया के दिमाग में ना जाने कितनी बातें घूम रही थी। क्या उसे सच में निहाल से शादी कर लेनी चाहिए? क्या वो वंश के बारे में नहीं सोच रही है? क्या श्रेया सेल्फिश बन रही है? क्या निहाल उससे प्यार करता है? नहीं, इस आखिरी सवाल का जवाब श्रेया नहीं जानती थी। आखिर कितने पल श्रेया और निहाल ने साथ में बिता लिए थे लेकिन एक बार भी उन दोनों ने एक दूसरे से आई लव यू जैसा कुछ भी नहीं कहा था। माना श्रेया को खुद भी इस बात को कहने की जरूरत नहीं महसूस हुई थी। जब भी लगता था कि उनके बीच सब ठीक होने लगा था, तभी कोई ऐसी वारदात हो जाती जिससे उनके बीच में बन रहा भरोसा फिर से टूट जाता। जैसे एक दिन पहले ही श्रेया ने अदा नाम की एक अनजान लड़की के लिए निहाल से झगड़ा किया था, और फिर निहाल के साथ उस अनजान लड़की का वीडियो भी श्रेया ने देखा, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच के संबंध इतने मामूली भी नहीं है। जो भी हो श्रेया कंफ्यूज थी और वो इस कंफ्यूजन में निहाल से शादी नहीं करना चाहती थी। एक बार वो आधे मन से शादी के लिए पहले भी हाँ कह चुकी थी और श्रेया को पता था कि इस बार अगर वो शादी करेगी तो 100% मन से करेगी और उस इंसान से करेगी जिस पर उसे 100% ट्रस्ट होगा और जिससे वो 100% प्यार भी करेगी। और इस वक्त निहाल और श्रेया के बीच में 100% सिर्फ कंफ्यूजन था। देखो श्रेया, तुम्हें कोई जल्दबाजी करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन एक बार हाँ तो कह दो, फिर धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप ही अपनी जगह ले लेगी। श्रेया की बेबे की आवाज अब उसके कानों में पड़ी। श्रेया और उसकी बेबे मल्होत्रा कोठी की किचन में थे जहां श्रेया वंश के लिए उसका टिफिन पैक कर रही थी, और बेबे यानी कि श्रेया की माँ उसे निहाल से शादी करने के लिए एडवाइस दे रही थी। क्या तू मेरी बात सुन रही है पुत्र? सॉरी बेबे, मेरे दिमाग में कई चीजें चल रही है। वंश का यूं मुझे और निहाल को हमेशा एक साथ देखना और शादी के सपने सजाना, ये सब मुझ पर बहुत प्रेशर डाल रहा है। यही तो कह रही हूँ मैं कि प्रेशर मत ले पुत्र। देख, हम जहाँ खड़े होते हैं ना, वहां से आगे का लंबा रास्ता देखना मुश्किल होता है। नहीं मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है।
ऐसे में तू पूरा रास्ता देखने निकल रही है। पूरा रास्ता तो हमें तभी दिखता है पुत्र जब हम एक एक कदम बढ़ाकर उस रास्ते पर चलने लगते हैं, है कि नहीं? तो तू भी थोड़ा चल के देख पुत्र, वाहेगुरु पर भरोसा रख, वो सब ठीक कर देंगे। और पिछली बार जब वाहेगुरु पर भरोसा रखा था बेबे, तब का क्या? रौनक को बिना जाने समझे उससे शादी करने चली थी मैं, और उसने मुझे पहले ही दिन वाहेगुरु की ही नजरों से गिरा दिया। तो आप कैसे सोच पा रही है कि मैं भरोसा करना फिर से सीख जाऊंगी? ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसी वक्त किचन में नताशा आ गई और उसने उनकी बातें सुन ली। क्या आप लोग मेरे पति के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, रुकने की जरूरत नहीं है, प्लीज कंटिन्यू। पर श्रेया ने गुस्से से नताशा को देखा और किचन से बाहर जाने लगी। वहीं बेबे नताशा को डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। दोनों के बीच में जल्द ही बहस शुरू हो गई। श्रेया किचन से निकलकर हॉल में आ गई थी, फिर उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और निहाल का नंबर ढूंढकर उसे फोन मिलाया। निहाल का फोन एक बार बजा, दो बार बजा, लेकिन फिर बेबे हॉल में आ गई और श्रेया ने फोन काट दिया। बेबे नताशा से बात करके गुस्से में थी, लेकिन श्रेया के पास आते ही उनका दिल नर्म हो जाता था। अपना दिल कड़ा मत कर पुत्र, वरना नताशा की तरह तुझे भी अपनी ही तैयार की हुई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। श्रेया ने बेबे की बात को सुनकर अपना सर झुका दिया और फिर अपनी सोच में वापस चली गई। श्रेया, तू ना एक काम कर, निहाल की माँ को कह कि हम उनके घर आना चाहते हैं। बेबे ने यूं ही श्रेया से अब ये बात कह दी, पर श्रेया घबरा कर कुछ कदम पीछे हट गई। उसने ये भी नहीं देखा कि वंश अब तैयार होकर नीचे आ गया था और उनकी बात सुन रहा था। क्या कहा आपने? श्रेया को एक पल के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने सही सुना या नहीं। पर उसके बेटे वंश ने पीछे से दोहराते हुए कहा, नानी दादी से मिलना चाहती है मम्मा। ओ वाह, तो हमारी पूरा फैमिली अब एक साथ रहेगी। नहीं बेटा, श्रेया ने जल्दी से वंश से कह दिया। वो वंश को झूठी उम्मीद देने से बहुत ज्यादा घबराती थी और अब हर लम्हे में वंश के इर्द गिर्द कई झूठी उम्मीदों का कारवां चलता ही जा रहा था। इसलिए श्रेया ने वंश से कहा, बेटा आपको बड़ों की बातें यूं नहीं सुननी चाहिए, हमने ये डिस्कस किया है ना। क्योंकि आप छोटे हो इसलिए आपको पूरी बात नहीं समझ में आएगी और आधी बात सुनने का मतलब होता है गलतफहमी में रहना। वंश ने श्रेया से ये डांट पहले भी सुनी थी, इसलिए उसने सर हिलाते हुए कहा, सॉरी मम्मा। कोई बात नहीं वंश, पर चलो अब हम स्कूल जाते हैं। अब श्रेया एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए और वंश को लेकर स्कूल के लिए निकल गई। लेकिन श्रेया ये नहीं जानती थी कि उसके पीछे उसके घर वाले क्या कर रहे थे। जब श्रेया स्कूल के लिए निकल गई तो उसके माँ बाप भी तैयार हो गए और आज वो दोनों शेरगिल मैंशन जा रहे थे। इस बारे में निहाल को भी खबर नहीं थी, क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ मोनिका शेरगिल, जगदीप और जमुना मल्होत्रा के बीच में हो रही थी। जगदीप जी मेहनती इंसान थे जिन्होंने बहुत कम पैसों से शुरुआत करते हुए अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचाया था। उन्हें इसलिए मेहनत के दाम का पता था। वहीं मोनिका शेरगिल की शादी एक नामी खानदान यानी कि शेरगिल खानदान में हुई थी, पर जल्द ही मोनिका के पति ने उसका हाथ छोड़ दिया और इस नामी खानदान की बागडोर, खासकर इनके बिजनेस की बागडोर, मोनिका के हाथों में आ गई। इसलिए आप कह सकते हैं कि जगदीप और मोनिका जी के ख्याल काफी मिलते जुलते थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बहुत अलग थे। जगदीप जी जैसे ही शेरगिल मेंशन में आए तो उन्हें सबसे पहले बहुत सारे नौकरों की लाइन दिखी। यहाँ आप अकेली रहती हैं या ये सारे नौकर आपके साथ ही रहते हैं? जगदीप जी ने गाड़ी से उतरते ही ये सवाल कर दिया, पर मोनिका जी को ये सवाल बड़ा ही बेतुका लगा। ये सारे नौकर अपने घर यानी कि मैंशन के पीछे वाले सर्विस क्वार्टर में रहते हैं जगदीप जी। ये क्वार्टर अपने आप में 150 साल पुराने हैं। वाह, अंग्रेजों का घर, जमुना जी ने घर को अब चारों तरफ से देखते हुए कहा। उन्हें तो ये घर वाकई में बहुत बड़ा लगा और बड़ा अनोखा भी। हाँ, लेकिन आपकी बेटी श्रेया जब इस घर में रहने आई थी तो वो उस कमरे में रहती थी, छोटे से आउट हाउस की तरफ देखकर मोनिका जी ने अब कहा। जमुना जी और जगदीप जी दोनों ही आउट हाउस को देखकर बहुत प्रभावित नहीं हुए। क्यों, अंदर इतने बड़े घर में कमरे कुछ कम है क्या?
जमुना जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। पर मोनिका भी अपने टॉन्ट के साथ तैयार थी। अब मैं आपसे ये कैसे कहूँ, लेकिन आपकी बेटी को हीरे की वैल्यू करना नहीं आता। नहीं, बुरा मत मानिएगा, मुझे श्रेया बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि वो प्यारी है, बहुत सुंदर है और सुशील भी, लेकिन समझदारी के मामले में मुझे उस पर कुछ डाउट है। क्या मतलब है आपका? हमारी बेटी समझदार नहीं है, क्या आप ऐसा सोचती है? जगदीप जी ने गुस्से में पूछा। पर मोनिका ने उन्हें अंदर का रास्ता दिखाकर कहा, देखिए, इंसान को सोने की खदान तक कोई भी ला सकता है, लेकिन सोना देखकर भी अगर कोई पलट के चला जाए तो उसे क्या कहेंगे? आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे। जगदीप जी और जमुना जी उसकी बात समझ रहे थे, लेकिन वो उसकी टोन से नाखुश भी हो रहे थे। जमुना जी ने भी अब जवाब देते हुए कहा, देखिए बहन जी, आप जो भी सोचती है श्रेया के बारे में, ये सब गलत है। श्रेया बहुत सुलझी हुई बच्ची है, लेकिन उसका भी तो दिल टूटा है ना। आप ये भी देखिए, अब निहाल उस रात को श्रेया के हनीमून वाले कमरे में क्या कर रहा था, ये भी तो हमें नहीं पता ना, इसलिए हम एक तरफा इल्जाम लगाना बंद कर देते हैं। जगदीप जी तो मोनिका जी की बात से इतना ज्यादा नाखुश हो गए थे कि वो पलटकर वहीं से बाहर निकलने को तैयार थे, लेकिन जमुना जी उनका हाथ थामकर उन्हें हॉल तक लेकर आईं। और हॉल में आते ही उन दोनों की सूरत ही बदल गई। ये एक बहुत ही आलीशान घर था और उससे भी ज्यादा आलीशान ये हॉल था, जिसमें जरूरत से ज्यादा चीजें थी, जो बता रही थी कि शेरगिल खानदान के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसने जगदीप जी और जमुना जी को इम्प्रेस नहीं किया। वो दोनों तो तब इम्प्रेस हुए जब उन्होंने उस बड़े से हॉल में एक ऐसा कोना था जो सबसे सामने दिख रहा था, और इस कोने में वंश की तस्वीरें भी रखी हुई थी। जमुना जी तुरंत ही उस दीवार के पास पहुंच गई जहां ये तस्वीरें टंगी हुई थी। इनमें से एक तस्वीर में तो श्रेया, वंश और निहाल एक साथ भी थे, और तीनों साथ में बहुत प्यारे दिख रहे थे। जगदीप जी को जमुना जी ने ये तस्वीर दिखाई तो वो भी मंत्रमुग्ध होकर इस तस्वीर को देखने लगे और उनके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आ गई। तभी मोनिका जी भी उनके पास आकर खड़ी हुई और उन्होंने कहा, बस मुझे भी यही चाहिए। देखिए, हम दोनों के सोचने के बीच में चाहे कितना भी अंतर हो, लेकिन हमारी आंखों के सामने जो सच है उसे हम दोनों तस्वीर के बाहर भी सच होते हुए देखना चाहेंगे, है कि नहीं? जगदीप जी, जो अब तक मोनिका जी से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे, उन्होंने अब पलटकर मोनिका जी से कहा, तो फिर तय रहा, आप और हम आज से एक ही परिवार हैं और हमारे बच्चों को साथ में लाने का प्रबंध भी हम ही करेंगे। हमें आपका बेटा हमारी बेटी के लिए पसंद है मोनिका जी। मोनिका भी मुस्कुरा पड़ी, क्योंकि उसे अपना सपना पूरा होता हुआ दिख रहा था। ठीक है, तो फिर तय रहा, आज से 1 महीने के अंदर हमें इन दोनों की शादी कर देनी है। जगदीप जी ने नमस्ते करते हुए अब ये बात पक्की कर दी। भले ही उन्होंने श्रेया को समय देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि 1 महीने का ये समय उसके लिए काफी होगा। वैसे आपके पति कहाँ है? मतलब क्या उनका स्वर्गवास हो गया है? जमुना जी ने ये सवाल थोड़ा संकोच करते हुए ही पूछा था, पर मोनिका जी ने अपना माथा ऊपर करते हुए कहा, जी नहीं, वो निहाल और मुझे तब छोड़ चुके थे जब निहाल 8 साल का था, और फिर उनका आज तक निहाल की जिंदगी में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। जगदीप जी और जमुना जी इस बात से कुछ खास खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें निहाल खूब पसंद था और वो निहाल को किसी भी कीमत पर अपनी बेटी से दूर होते हुए नहीं देख सकते थे। आखिर में दोनों परिवारों ने मिलकर आपस में समझौता कर लिया और शादी से जुड़ी कई बातें भी तय कर ली। लेकिन इस बीच किसी ने भी जरूरी नहीं समझा कि वो दूल्हा और दुल्हन से भी पूछ ले कि उन्हें क्या चाहिए। खासकर श्रेया से, जो इतने दिनों से इस शादी के लिए मना कर रही थी। वहीं श्रेया आज के दिन खुद को अपने घर वालों से सिर्फ इसलिए दूर रख रही थी क्योंकि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। आखिर में उसने अपनी रम्यता मासी को फोन लगा दिया। हाय मासी, मेरी फेवरेट श्रेया, ये बताओ कि मेरा फेवरेट वंश कहाँ है? रम्यता मासी ने चाहते हुए पूछा। वो स्कूल में है मासी, लेकिन मैं परेशान हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। रम्यता मासी तुरंत सीरियस हो गई। क्या मुझे अभी चंडीगढ़ आना पड़ेगा? और मैं आ सकती हूँ, आधे घंटे में एक टैक्सी मुझे पिक करने आ जाएगी श्रेया। नहीं नहीं मासी, होल्ड ऑन।
फिलहाल मुझे आपसे सिर्फ एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? बताना श्रेया, क्या हुआ है? एपिसोड 244 दहशत। जगदीप और जमुना जी आज निहाल के घर होकर आए थे। हालांकि इस बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन वो दोनों आपस में बहुत खुश थे। उसके घर से लौटकर श्रेया के बाऊजी और बेबे निहाल के बारे में और भी शो हो गए थे और अब वो किसी भी हाल में श्रेया की शादी उसी से होते हुए देखना चाहते थे। इसी खुशी में उन दोनों को आज कई दिनों बाद थोड़ी सी राहत महसूस हो रही थी। पर जैसे ही वो घर लौटे उन्हें नताशा का सामना करना पड़ा। बाऊजी, मुझे आपसे बात करनी है। जगदीप जी अब भी नताशा से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, इसलिए आज भी वो पलट कर जाने ही वाले थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि नताशा का मुंह छोटा हो गया है तो वो रुक गए और बेबे को देखकर उन्होंने कहा, इससे कह दे लाजो कि इसकी बदतमीजी अब इस घर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रौनक के घर वालों ने तो उसे घर से निकाल दिया है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर ये खुद को ज्यादा बड़ी समझने लगी है तो इसे याद रखना चाहिए कि यहाँ मैं भी रहता हूँ और ये मेरा घर है। बाऊजी सॉरी, नताशा ने तुरंत ही कह दिया। जब से वो शादी करके लौटी थी तब से उसने एक बार भी सॉरी जैसा शब्द नहीं कहा था, लेकिन आज उसकी आवाज में कोई भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसके मुंह से सॉरी सुनकर बेबे भी काफी पिघल गई और उन्होंने नताशा के चेहरे को देखा। भले ही नताशा के चेहरे पर आंसू नहीं थे, लेकिन उसका सर झुका हुआ था और वो काफी उदास लग रही थी। यूं ही कुछ सेकंड बीत गए। ना बाऊजी कमरे से बाहर गए और ना ही नताशा ने कुछ कहा, लेकिन आखिर में नताशा को ही अपना मुंह खोलना पड़ा। बाऊजी, रौनक को आप नौकरी पर रख लो क्या? जगदीप जी ने हैरानी से नताशा को देखा। वो आदमी मक्कार है, मैं उसे अपने काम की जगह पर बिल्कुल नहीं आने दूंगा। ऐसा कहकर जिंदगी तो नहीं गुजर सकती है ना बाऊजी। हम दोनों को भी खाना खाना है, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। अगर आप हमें नौकरी नहीं दोगे तो कौन देगा? नताशा ने जिद में लेकिन नम्रता से बात करते हुए कहा। ओ पगली, तू समझ नहीं पा रही है क्या? वो आदमी तेरा इस्तेमाल कर रहा सी, और ये उसके खुद के घर वाले भी समझ चुके हैं। तू कब समझेगी? अगर यही बात है बाऊजी तो मुझे जाकर मर जाना चाहिए, क्योंकि जीते जी मेरे पास और कोई तरीका नहीं रह जाएगा पैसे कमाने का या जिंदगी में आगे बढ़ने का। आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि मेरी शादी हो गई है और अब इस बात को नहीं बदला जा सकता। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा है पुत्र तू डिवोर्स ले ले। मैं इसमें तेरा साथ दूंगा। जो शायद कोई माँ बाप नहीं करते वो मैं करने को तैयार हूँ पुत्र, लेकिन उस आदमी को अपनाने के लिए ना हमारे दिल में जगह है और ना ही इस घर में। नताशा हार चुकी थी, क्योंकि आजकल दिन भर उसका रौनक से सिर्फ झगड़ा ही होता रहता था। ना रौनक के पास पैसे थे और ना नताशा के पास। ऐसे में वो दोनों हर समय पैसे की फिराक में रहने लगे थे। नताशा ने अब सर हिलाते हुए कुछ आंसू बहा दिए और कहा, ठीक है, मैं आप लोगों का फैसला समझ चुकी हूँ और अब मेरा भी फैसला लेने का समय आ गया है। और ऐसा कहकर नताशा भागते हुए किचन की तरफ चली गई। कुछ सेकंड तो बाऊजी और बेबे दोनों ही सहमे से किचन की तरफ देखते रह गए, लेकिन जब नताशा किचन से बाहर नहीं आई तो एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा और जमुना जी दौड़कर किचन में आ गई। यहाँ उन्होंने नताशा को काउंटर पर खड़े हुए देख लिया और उसके हाथों में एक बड़ा ही धार वाला चाकू भी देख लिया। वो इस चाकू को अपनी नसों के ऊपर रखकर अपनी नसें काटने की कोशिश कर रही थी। नताशा, ये क्या पागलपन है? बेबे दूर ही रुककर नताशा से ये कहने लगी, लेकिन अपनी आंसुओं से भरी नजरों से नताशा ने अपनी माँ को देखा और कहा, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है बेबे। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं कहते, अजी सुनते हो? जमुना जी ने जगदीप जी को जब चीख कर बुलाया तो वो भी दौड़ते हुए आए और जैसे ही उन्होंने नताशा को हाथ में चाकू लिए हुए देखा तो उन्होंने जाकर एक ही झटके में वो चाकू उसके हाथों से छीन लिया और तुरंत ही नताशा के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ की आवाज घर में बहुत जोर से गूंज गई, लेकिन कोई भी नताशा को बचाने नहीं आया। जगदीप जी के अंदर इतना गुस्सा भरा था कि उन्होंने तो दूसरा हाथ भी उठा लिया था नताशा को मारने के लिए, लेकिन तब जाकर जमुना जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, छोड़ दो, बच्ची है। ये बच्ची नहीं है, ये एक माया की छवि है।
हम जिसे देख रहे हैं ये हमारी नताशा नहीं है। इसके दिमाग का इलाज करा दो, जल्द से जल्द। जगदीप जी ने ये बात कही और फिर वो पीछे हट गए। उनकी आंखों से भी अब आंसू निकल आए थे और जो वो जता नहीं रहे थे वो उनका दुख ही था। आखिर कौन से माँ बाप अपने बच्चे को अपना हाथ काटते हुए देख सकते थे। ये बात जगदीप जी के बस की भी नहीं थी, इसलिए अपना मुंह छुपाकर उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। जबकि जमुना जी नताशा के कंधों को सहलाने लगी क्योंकि नताशा भी अब जोर जोर से रोने लगी थी। जगदीप जी ने अब अपना मुंह छुपाते हुए कह दिया, तुझे नौकरी ही चाहिए तो कल से तू फैक्ट्री आ जाना, लेकिन उस लड़के को मैं काम नहीं दूंगा। और इतना कहकर जगदीप जी अपने कमरे में चले गए। जमुना जी भी कुछ देर तक नताशा के कंधे को सहलाती रही और फिर उससे कहा कि वो फिर कभी अपनी जान देने की बेवकूफी ना करे। इतना कहकर वो भी अपने कमरे में लौट गई। पर उन दोनों के जाने के बाद नताशा ने पल भर में ही अपने मगरमच्छ के आंसुओं को पोंछा और मुस्कुरा पड़ी। उसका मिशन यही था, किसी भी हाल में अपने पिता की फैक्ट्री में एंट्री पाना, और उस मकसद में वो कामयाब हो गई थी। शहर की दूसरी तरफ अब तक जो कुछ भी हुआ था श्रेया ने वो सब कुछ अपनी रमविता मासी से कह दिया था और रमविता मासी भी किसी फिल्म की कहानी की तरह उसकी बात सुन रही थी। आखिर में सब कुछ सुनकर उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता श्रेया तुझे लाइफ में क्या चाहिए, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि निहाल तुझसे प्यार करता है। शायद ऐसा पहले नहीं था लेकिन अब ऐसा हो गया है। अब तू ही देखना, उसने क्या कुछ नहीं कर दिया तेरे लिए। देख बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीख चीख कर अपने प्यार का इजहार करना जानते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाते हैं, अपने एक्शन से। और अगर मैंने अपनी 50 साल की जिंदगी में कुछ भी समझा है ना तो वो यही है कि हमेशा उन लोगों पर ही भरोसा करो जो बिना कहे भी आपके लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स माय डार्लिंग। अपनी मासी से एक बार फिर श्रेया को वही एडवाइस मिली जो उसे हर दिशा से मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये संसार उसे निहाल से मिलाने की साजिश कर रहा हो। श्रेया ने इसलिए अपना दिल थाम कर कहा, तो आपको लगता है कि मुझे निहाल से शादी कर लेनी चाहिए? हाँ पगली, मुझे यही लगता है, रमविता मासी शो थी। और फिर निहाल को मुझसे प्यार नहीं रहा तो? अगर उसे कोई और पसंद आ गई? अगर हमारे बीच कुछ सही ना हुआ तो? श्रेया, तू बहुत आगे की सोच रही है बेटा। गलत बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये भी तो सोच कि बहुत कुछ सही भी हो सकता है। श्रेया ने अपनी मासी की बात समझते हुए कहा, ठीक है रमविता मासी, मैं आपसे जल्द ही बात करूंगी और बताऊंगी कि मेरा फैसला क्या है। ठीक है मेरी बच्ची, लेकिन एक बात याद रख, तू जो भी करेगी ना वो सही ही होगा। और उस डिसीजन में और कोई तेरे साथ खड़ा हो ना हो, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। श्रेया को अपनी मासी की यही बात तो सबसे ज्यादा पसंद थी। आई लव यू मासी, आई लव योर श्रेया। उसकी मासी की प्यार भरी आवाज एक लोरी की तरह श्रेया के कानों में घुल गई। उस दिन श्रेया काफी उलझनों से गुजर के घर लौट आई थी। उसने घुसते ही देखा कि हॉल में रौनक और वंश वीडियो गेम खेल रहे थे। वंश, ये क्या कर रहे हो? अभी यहाँ आओ। श्रेया घबरा कर वंश पर चिल्ला पड़ी। अक्सर वंश के घर आते ही उसकी नानी यानी कि जमुना जी उसे अपने पास ही रखती थी, लेकिन आज वंश को रौनक की संगत में देखकर श्रेया खुद को घबराने से रोक नहीं पाई। वंश ने भी अपनी माँ से कई दिनों से डांट नहीं खाई थी, इसलिए वो डर कर उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ से वीडियो गेम का रिमोट छूट गया। लेकिन वहीं रौनक ने कसकर वंश का हाथ पकड़ लिया। अरे रुको तो सही छोटे नवाब, कहाँ चल दिए? पता है मम्मी आ गई हैं, लेकिन अपने गेम को बीच में छोड़कर जाना अलाउड नहीं है। वंश ने रौनक के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा कर पाना एक 4 साल के बच्चे के लिए आसान नहीं था। श्रेया ने कदम बढ़ाते हुए आगे जाने का फैसला किया और एक ही झटके में उसने रौनक से वंश का हाथ छुड़ाते हुए रौनक से कहा, वंश अब गेम नहीं खेल सकता, उसे मुझसे कुछ काम है। वंश, अंकल को थैंक यू कह दो। थैंक यू अंकल, वंश ने अपनी माँ के पीछे छिपकर धीमी आवाज में कहा। फिर श्रेया वंश को अपने साथ कमरे में ले जाने लगी, लेकिन रौनक ने पीछे से सीटी बजाना शुरू कर दिया।
मुझे एक बार हाँ कहकर तो देखो श्रेया, रौनक ने दूर से ही चिल्लाते हुए कहा और श्रेया की नजरें एक बार फिर से नीची हो गई। तभी वंश ने श्रेया के हाथ से खुद को छुड़ाते हुए पास रखे कांच के एक छोटे से गुलदस्ते को जोर से रौनक की तरफ फेंका। श्रेया तो इस हादसे से बहुत ज्यादा चौंक गई क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वंश ऐसा कुछ कर जाएगा। वंश इतना छोटा था कि गुलदस्ता फेंकते वक्त उसकी सारी जान लग गई और वो वहीं सीढ़ियों में धड़ाम से गिर गया। वो तो शुक्र है भगवान का कि श्रेया वहीं पास में खड़ी थी और उसने झट से वंश को अपनी गोद में उठा लिया, वरना वंश को काफी चोट आ सकती थी। दूसरी तरफ रौनक ने अपने गुस्से से इस घर को सर पर उठा लिया। ये क्या बेइज्जती है, इतना सा लड़का मुझे मारेगा। श्रेया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम सुन रही हो। पर श्रेया सुनकर भी सब अनसुना करती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसकी गोद में वंश था और हर एक पल के साथ उसकी शर्मिंदगी बढ़ रही थी। इसी हड़बड़ी में वंश के साथ श्रेया अपने कमरे में लौट आए और उसने आते ही अपने पीछे दरवाजा लॉक कर दिया। वंश भी अब रोने लगा था। पिछले 5 मिनट में वंश ने देख लिया कि उसकी माँ का दिल किस तरह से धड़क रहा था और वो किस तरह से डर गई थी। सॉरी मम्मा, मैं फिर कभी उन अंकल के पास नहीं जाऊंगा, वंश ने रोते हुए कहा। दरअसल वंश पहले भी रौनक से नफरत ही करता था और उसे अवॉइड भी करता था, लेकिन आज जब वो स्कूल से लौटा तो ना जाने कैसे रौनक ने चॉकलेट और वीडियो गेम के बहाने से वंश को अपनी तरफ खींच लिया। वंश को भी ये बात समझ में आई कि वो एक बैड आदमी के पास चला गया था जो उसकी मम्मा को पसंद नहीं था, और अपनी मम्मा की आंख में आंसू देखना वंश को कतई नापसंद है। लेकिन वंश को तो अभी पता भी नहीं था कि उसकी इस एक हरकत ने उसकी मां श्रेया को कितना डरा दिया था। वंश एक बहुत ही सीधा साधा और भोला बच्चा था, लेकिन ना जाने किस माहौल का प्रभाव उस पर पड़ा था, जो वो आज किसी को मारने के बारे में सोच भी सका था। श्रेया ये अच्छे से जानती थी और इसलिए ये भी समझती थी कि इस घर में रहना अब वंश के लिए डेंजरस होता जा रहा है। श्रेया को तो ऐसे लगा जैसे उसका दिमाग ही काम करना बंद करने लगा है और वो बस एक डर से दूसरे डर की तरफ भाग रही है। अपने ही घर में इतनी दहशत श्रेया ने कभी महसूस ही नहीं की थी। इसलिए श्रेया ने जल्दी से वंश को अपनी गोद में एक बार फिर उठा लिया और कुछ कपड़े और जरूरी चीजें बांधकर वो हड़बड़ी में घर से बाहर निकल गई। उसकी किस्मत अच्छी थी जो घर से निकलते वक्त वहां रौनक नहीं था। लेकिन बहुत जल्दी श्रेया एक घर के बाहर पहुंच गई थी और उसने घबराहट को दूर करते हुए उस घर की घंटी बजाई और फिर दरवाजे के खुलने का इंतजार करने लगी। पर ना जाने श्रेया के अंदर कैसा डर था कि उस घर के बाहर खड़े होकर भी वो आसपास के रास्ते स्कैन करने लगी कि कहीं से कोई अचानक अटैक ना कर दे। एपिसोड 245 ट्रस्ट। निहाल शेरगिल को जब से पता चला था कि वो एक बच्चे का बाप है, उसी दिन से निहाल ने खुद को एक फैमिली मैन के रूप में ढाल लिया था। आज यही फैमिली मैन बनकर निहाल श्रेया के घर आ पहुंचा। शाम के 7 बज रहे थे और निहाल ने सोचा था कि वो कल रात के झगड़े के लिए श्रेया से सॉरी कहेगा और फिर अपने बेटे वंश और उसकी मां श्रेया को डिनर पर कहीं बाहर ले जाएगा। नमस्ते आंटी, श्रेया और वंश घर पर है। निहाल की आवाज जब जमुना जी के कान में पड़ी तो वो अपने बेडरूम से किचन की ओर जा रही थी, लेकिन निहाल को घर के दरवाजे पर खड़ा देख वो चौंक गई और साथ में खुश भी हो गई। निहाल पुत्र, तू वहां क्यों खड़ा है? अंदर आजा पुत्र। थैंक यू आंटी, पैरी पोना। निहाल ने एक सभ्य लड़के की तरह हर वो चीज की जो जमुना जी अपने होने वाले जमाई में देखना चाहती थी। इथे बैठ पुत्र और बता तू क्या खाएगा। मैं तेरे अंकल जी के लिए गोभी के पराठे बनाने ही जा रही थी, तुझे भी खाने चाहिए, मेरे हाथ के गोभी के पराठे बड़े हिट है, अब तो वंश को भी वो बहुत पसंद आते हैं। जमुना जी ये बताते हुए बहुत खुश थी, पर निहाल ने उन्हें मना करते हुए कहा, नहीं नहीं आंटी, मैं दरअसल वंश और श्रेया को डिनर के लिए ही लेने आया था, क्या आप उन दोनों को बुला देंगे? लेकिन पुत्र, श्रेया तो घर विच नहीं है और वंश को भी वो अपने साथ ही ले गई। वैसे आज उनका बाहर जाने का प्लान तो नहीं था, लेकिन एक बच्चे को हैंडल करना इतना भी आसान नहीं होता, जरूर श्रेया ने वंश के लिए ही बाहर जाने का फैसला लिया होगा। ओह, निहाल के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी।
जिसे देखकर जमुना जी को सीक्रेटली खुशी हुई। खुशी इसलिए क्योंकि जो मर्द अपने बेटे और उसकी माँ को डिनर पर ले जाने के लिए इतना उत्सुक था और उनके ना होने पर इतना उदास हो गया, वो जरूर उनसे बहुत लगाव रखता ही होगा। इसलिए निहाल का मन रखते हुए जमुना जी ने कहा, तू श्रेया को कॉल क्यों नहीं कर लेता पुत्र, हो सकता है वो यहीं आसपास के किसी पार्क में गए हो। जी आंटी, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। ओके आंटी, फिर मैं आता हूँ। ऐसे कैसे पुत्र, जमुना जी ने तुरंत निहाल को घर से बाहर जाने से रोक लिया। मेरे हाथ का पराठा ना सही, चाय तो तुझे पीनी होगी, और क्या पता तब तक श्रेया वंश को लेकर घर ही लौट आए। देख, मैं वंश की नानी हूँ, मतलब तेरी भी माँ जैसी ही हूँ ना, तो माँ के घर आकर चाय पीने से मना नहीं करते। आज तक निहाल की मल्होत्रा परिवार के बारे में कुछ अलग ही सोच थी। जिस तरह की मुश्किलें श्रेया ने इस परिवार की वजह से सही थी, वो निहाल को बहुत ही दर्दनाक लगती थी, और इसलिए उसने हमेशा ही श्रेया के माँ बाप के बारे में भी वही ख्याल रखा था कि वो रूखे से लोग हैं। लेकिन आज श्रेया की माँ यानी कि उसकी बेबे निहाल पर जिस तरह से प्यार और हक जता रही थी, उसने निहाल को काफी शॉक कर दिया और वो मंत्रमुग्ध होकर वहीं रुक गया। ऑफ कोर्स आंटी, क्या मैं आपकी चाय बनाने में मदद कर सकता हूँ? हायो रब्बा, तुझे चाय बनाना आता है पुत्र? नहीं आंटी, चाय बनाना तो नहीं आता। हाँ, लेकिन मैं कॉफी बहुत अच्छी बना लेता हूँ। लेकिन अगर आप सिखाएंगी तो मैं चाय भी बना सकता हूँ। श्रेया की माँ ने अपने जहन में ही जैसे निहाल की नजर उतार ली और फिर कहा, तेरे अंकल ऐसा कभी नहीं करेंगे, और आज के मॉडर्न लड़कों की यही बात तो मुझे पसंद है कि उन्हें औरतों के काम काज भी सही लगते हैं, और यूं हर इंसान अपनी पसंद की चीजें कर सकता है। आजा पुत्र, मैं तुझे चाय बनाना तो आज नहीं सिखाऊंगी, लेकिन तू और मैं किचन में बात कर सकते हैं। जमुना जी ने ये इसलिए भी कहा क्योंकि उन्हें डर था कि रौनक इस घर में ही है, और अगर रौनक अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गया और निहाल और उसकी मुलाकात हो गई तो कहीं उन दोनों के बीच एक नई जंग न छिड़ जाए। यूं ही दोनों किचन के अंदर चले गए, लेकिन जमुना जी और निहाल दोनों को ही ये नहीं पता था कि श्रेया आज घर लौटने के इरादे से बाहर नहीं गई थी। रौनक और वंश के बीच हुए एक झगड़े में जिस तरह से वंश ने रौनक पर हमला कर दिया था, उस बात से श्रेया काफी डिस्टर्ब हो गई और उसने कुछ कपड़े उठाकर घर से बाहर जाने का फैसला कर लिया था। और इस वक्त श्रेया मल्होत्रा कोठी से दूर बबली के घर में बैठी थी। श्रेया ने अभी अभी बबली को पूरा मामला समझाया था। अब तू ही बता, उस घर में मैं कैसे सेफ महसूस कर सकती हूँ? मुझे हरदम वंश की चौकीदारी करनी होगी, वरना रौनक ना जाने कब आकर उस पर हावी हो जाए, और अब जब वंश ने मुझे भी घबराहट में देख लिया है तो वो जरूर रौनक के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है। वो एक बच्चा है बबली, और उसे हिंसा की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं तो उसे सेफ फील करवाना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स श्रेया, हर माँ अपने बच्चे के लिए यही चाहती है। तो फिर तूने क्या सोचा है? एक काम करना यार, तू वापस मेरे साथ मूव इन कर जा। श्रेया ने बबली को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती है तब तक ना। फिर क्या, कब तक मैं वंश को यूं ही एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करवाती रहूं? बबली, मुझे यकीन हो रहा है कि वंश के अंदर ये जो हिंसक भाव आया है वो इसीलिए आया होगा क्योंकि वो खुद को कहीं पर भी सेटल नहीं महसूस करवा पा रहा है, और ये मेरी गलती की वजह से हो रहा है। तेरी गलती श्रेया? अब तू खुद को किस गलती के लिए ब्लेम कर रही है? वही गलती जो मैंने 5 साल पहले की थी, रौनक जैसे इंसान से प्यार करके उससे शादी करने का फैसला करना। उस एक गलती ने आज तक मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा है यार, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं मैं। ओके बाबा, प्लीज अब रिलैक्स कर। 5 साल पुरानी गलती के बारे में बात करके कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू उस घर में वापस जा सकती है। श्रेया ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। क्या करूं मैं यार बबली, और ऊपर से ये घर वाले हैं जो मेरी शादी का सपना देख रहे हैं। वो सपना तो मैं भी देख रही हूँ, बबली ने हंसते हुए कहा। तू और निहाल एक बहुत ही अच्छे कपल हो, और तुम्हारी शादी के दिन तुम दोनों कैसे लगोगे वो कौन देखना नहीं चाहेगा। शट अप यार, 5 साल पहले मैं जब शो नहीं थी तब के लिए हुए डिसीजन पर अगर मैं अब भी पछता रही हूँ तो सोच आज निहाल के बारे में कंफ्यूज होते हुए मैं कैसे ये फैसला कर लूँ। तू पागल है जो इतना सोचती है।
मतलब मैं तुझे ब्लेम नहीं करती, हर लड़की ही इतना सोचती होगी। लेकिन सोच में ही फंसे रहने का फायदा भी तो नहीं है ना श्रेया। हमारा दिमाग हमें गोल गोल घुमाता रहता है और हम कभी किसी डिसीजन पर ही नहीं आ पाते। अंकल ने जो भी कहा तुझे वो सही कहा है। एटलीस्ट निहाल के साथ इस शादी में रिस्क कम है ना। वही तो मुझे नहीं लगता है बबली। निहाल के साथ शादी करने में बहुत बड़ा रिस्क है। इन रिस्क्स की लिस्ट बना ली थी श्रेया ने तो, और अब वो बबली को ये लिस्ट बताने भी वाली थी कि तभी बबली के घर के दरवाजे पर एक नॉक हुआ और बबली ने दरवाजा खोलने पर बाहर निहाल को खड़ा हुआ देखा। हेलो तुम। निहाल ने बबली को अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दी और कहा, जब वंश और श्रेया यहाँ है तो मुझे तो आना ही था ना। ऑफ कोर्स, बबली अब तक समझने लगी थी कि निहाल श्रेया के पीछे लट्टू हो गया है, लेकिन ये बात बयान नहीं करता। अब अंदर आकर निहाल ने श्रेया को देखा और इससे पहले कि वो पूछे कि निहाल ने उसे कैसे ढूंढ लिया, निहाल ने अपने फोन को श्रेया की तरफ घुमाते हुए बताया कि वो उसकी लोकेशन हमेशा ही ट्रैक करता है। ये स्टॉकर वाला बिहेवियर तुम कब बंद करोगे? जब तुम प्रॉब्लम में फंसना बंद कर दोगी श्रेया? किसी प्रॉब्लम के होते ही तुम्हें भागने की आदत क्यों है? क्योंकि तुम उसे ढूंढते हुए आ जाते हो। बबली ने निहाल और श्रेया की बात के बीच में घुसकर ये कह दिया था और उसकी बात सुनकर निहाल और श्रेया दोनों ही चुप हो गए। मैं ठीक हूँ निहाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से झूठ? अब तो तुम्हारे आईब्राव के मूवमेंट से भी मुझे पता चल जाता है कि तुम कब झूठ बोल रही हो। तो तुम ये भी समझते होगे ना कि मैं क्यों तुमसे झूठ बोलती हूँ। श्रेया ने निहाल की बात को आखिर चैलेंज करते हुए ये बात कह दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि तुम मुझसे झूठ क्यों कहती हो। श्रेया एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती हूँ निहाल। बबली जो अब तक हॉल में अपने दो दोस्तों के सामने ही बैठी थी, वो अब अचानक से उठ गई और उसने कुछ कहे बिना ही कमरा छोड़ दिया, ताकि निहाल और श्रेया अकेले बात कर पाएं। तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती, जबकि आज तक मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की है। फिर क्यों श्रेया? क्योंकि तुमने मुझसे कई बार झूठ भी कहा है निहाल, या मुझसे सच छुपा लेते हो? निहाल ने अपना पारा नीचे करते हुए लंबी सांस ली और कहा, ओके श्रेया, अब मैंने कौन सा झूठ कह दिया तुमसे? वो लड़की अदा जो अब तुम्हारे घर में रह रही है, मैंने उस लड़की के साथ एक वीडियो देखा है तुम्हारा। निहाल एक पल के लिए तो समझ ही नहीं पाया कि श्रेया ने कैसे अदा और उसका कोई वीडियो देख लिया, लेकिन फिर उसे याद आया कि रौनक ने उसके और अदा के बाथरूम से निकलते ही एक वीडियो बना लिया था। तुम्हें ये वीडियो रौनक ने दिखाई? नताशा ने? पर क्या फर्क पड़ता है निहाल, तुमने कल ही मुझे कहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं था, और फिर मुझे एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें तुम उसे किस कर रहे हो। श्रेया, पहली बात तो तुम मुझे एक पत्नी की तरह इंटेरोगेट करना प्लीज बंद कर दो। हाँ, अगर तुम एक दोस्त की तरह पूछ रही हो तो मैं जरूर तुम्हें बताना चाहूंगा कि उस वीडियो में जो तुमने देखा वो क्यों और कब हुआ था। क्यों और कब से कोई फर्क नहीं पड़ता है निहाल। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं तुमसे कुछ सुनती हूँ और फिर कुछ और देखती हूँ अपने आंखों से, और इन दोनों चीजों के बीच कोई तालमेल ही नहीं होता है। तो मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर पाती, सिंपल। लेकिन तुम मुझ पर ट्रस्ट करना चाहती हो, है ना? निहाल ने श्रेया की आंखों में देखकर ये सवाल पूछ लिया। श्रेया ने जब जवाब नहीं दिया तो निहाल ने कहा, चलो मैं तुम्हें अदा से मिलाता हूँ। वॉट? नहीं, मुझे नहीं मिलना किसी से भी। ट्रस्ट की बात करती हो तुम श्रेया, और फिर जब मैं तुम्हें किसी से मिलाने लेकर जाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे डाउट्स खत्म हो जाएं, तब तुम मेरे साथ चलना भी नहीं चाहती। फिर कैसे बनेगा ट्रस्ट? श्रेया अब अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो रही थी, और ये बेचैनी उसके शरीर में भी दिखने लगी थी। श्रेया अब उठकर खड़ी हो गई और कमरे से निकल के बबली के घर की बालकनी पर आ गई। ठंडी हवा की लहर ने श्रेया की बेचैनी पर एक ठंडी परत तो डाल दी, लेकिन अब श्रेया का शरीर इस हवा की ठंडक की वजह से कांप रहा था या उसके जज्बातों की वजह से ये पता कर पाना मुश्किल था। जब निहाल बाहर आया तो उसने आते ही कहा, पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है श्रेया, तुम जानबूझकर मुझ पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहती,
क्योंकि अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करने लगी तो मुझसे शादी ना करने का तुम्हारे पास कोई बहाना ही नहीं रह जाएगा, है ना? श्रेया ने पलट कर कहा, ट्रस्ट दो लोग साथ में मिलकर बनाते हैं निहाल, और उसके लिए समय चाहिए होता है। तुम्हें और मुझे ये समय ही नहीं मिल पाया है। समय नहीं मिल पाया है। आज 8 महीने हो गए हैं श्रेया तुम्हें चंडीगढ़ आए हुए और हमें पहली बार मिले हुए। जब से मैं तुमसे मिला हूँ, तुम्हारे अलावा और किसी भी चीज पर मैंने ध्यान तक नहीं दिया है। वंश, हमारा बेटा, मेरी लाइफ लाइन बन गया है और तुम दोनों के बिना मैं। निहाल की भी धड़कन तेज हो गई थी और वो भी आगे अपनी बात कहते कहते एकाएक रुक गया। श्रेया निहाल को यूं देखकर खुद भी थोड़ी काम हो गई और उसने निहाल की आंखों में देखकर बस इतना ही कहा, जब हमारे बीच में इस तरह के उतार चढ़ाव होते रहते हैं तो शादी का डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं निहाल? निहाल ने भी श्रेया की आंखों में देखकर यही पूछा, तो ये सब तुम इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम्हें मुझसे शादी करने का फैसला लेना है? हाँ, श्रेया ने निहाल को देखकर कहा। लेकिन श्रेया और निहाल दोनों ही इस बात पर रुक से गए। जैसे हमेशा उनकी सुई यहीं अटक जाती है। आज भी ठीक यही, सब कुछ अटक सा गया था। दोनों एक साथ होकर भी ये एक फैसला एक साथ नहीं ले पा रहे थे और ये फैसला उनकी कमजोरी बनता जा रहा था। इस हद तक कि अब दोनों ही इस सवाल से परेशान होने लगे थे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।